हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, हमने बहुत सारी रिएक्शंस देख ली थी, केमिकल रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो हेलो एल्केन में जो हेलोजन है उसको क्या कर रहा था, रिप्लेस कर रहा था। ठीक है, या सब्स्टिट्यूट कर रहा था। तो उन रिएक्शंस में मैंने आपको कहा था कि दो टाइप की मैकेनिज्म काम आती है, तो आज हमें वो स्टडी करनी है कौन कौन सी टाइप से। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो टाइप्स आएंगी मैकेनिज्म की वो दो आती है बच्चों। एक आती है SN1 और सेकेंड आती है SN2। मैं इसमें डिफरेंस करते हुए पढ़ाऊंगी ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे कि SN1 कौन सी है और SN2 कौन सी है। बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखो SN1 जो है वो है क्या एक्चुअल में। S का मतलब तो है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और 1 का मतलब क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर। मैं यहाँ पर पूरी फॉर्म में लिख रही हूँ, मॉलिक्यूलर लिखना है आपको। SN2 क्या है, SN2 है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बाय मॉलिक्यूलर। ठीक है, 2 का मतलब यहाँ है बाय मॉलिक्यूलर। अब एक चीज और भी है बच्चों, यहाँ पर ये यूनिमॉलिक्यूलर और बाय मॉलिक्यूलर का मतलब हम अगर देखें तो यूनी का मतलब तो क्या होता है, 1, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बाय का मतलब 2 और मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, यानी कि इसमें तो 1 मॉलिक्यूल, इसमें 2 मॉलिक्यूल। एक्चुअल में है क्या ये 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल। तो देखो, जब मैंने आपको केमिकल रिएक्शन कराई तो मैंने क्या कहा था कि हम 2 रिएक्टेंट यूज में लेते हैं। ठीक है, और वो 2 रिएक्टेंट कौन से होते हैं, एक तो आपके पास हेलो एल्केन होता है और दूसरा आपके पास न्यूक्लियोफाइल होता है जो कि हेलोजन ग्रुप को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट कितने लिए हमने, 2 लिए। अगर उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन की जो रेट है वो ओनली 1 रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है तो वो होता है यूनिमॉलिक्यूलर, और अगर दोनों रिएक्टेंट पर डिपेंड करे तो वो क्या होता है, बाय मॉलिक्यूलर। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें यूनिमॉलिक्यूलर और उसमें बाय मॉलिक्यूलर क्यों लिखा हुआ है। तो क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ओनली जो 1 रिएक्टेंट है उसी की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा हुए तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने, मैंने 2 पॉइंट्स बता दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसेंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो, यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, हेलो एल्केन पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या है, एक ही रिएक्टेंट है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये जो रिएक्शन होती है या जो मैकेनिज्म होती है ये क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। और जहां पर आपके पास 2 रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन देखने को मिले, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पर डिपेंडेड होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो,
SN1 जो होती है ना बच्चों, ये हमेशा प्रोसीड होगी 2 स्टेप्स के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर कितने स्टेप्स होंगे, 2 स्टेप्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। अब SN1 है, ऊपर तो 1 है, इसका अपोजिट साइन लेके चलना है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगी, 2 स्टेप के अंदर होगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होती है, 1 स्टेप के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब इसमें जब 2 स्टेप्स होंगे तो फर्स्ट स्टेप जब कंप्लीट होगा ना तो उसमें क्या बनता है, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें फॉर्मेशन किसकी होगी, इंटरमीडिएट की। आप लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट क्या होता है ये भी ध्यान रखना है। तो मैं अभी रिएक्शन कराऊंगी ना तब आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मेशन किसकी होती है, इंटरमीडिएट की। और इसमें जो फॉर्मेशन होती है वो होती है ट्रांजिशन स्टेट की, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अभी बताऊंगी कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है और ये जो इंटरमीडिएट है वो क्या होता है, लेकिन मैं अभी थोड़े से एक बार थोड़ा सा लेआउट बता देती हूँ इसका ना, फिर बाद में हम देखेंगे ये क्या है। अब देखो, अब यहाँ पर इंटरमीडिएट बन गया और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बन गई। उसके बाद हमारा क्या निकल के आ जाता है, प्रोडक्ट निकल के आ जाता है, ठीक है। वो कुछ भी बन सकता है, अल्कोहल भी बन सकता है, ईथर भी, एस्टर भी, थायो अल्कोहल भी। मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो वहां पर जब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा तो क्या हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, यानी कि जितने भी एक कार्बन से जो हेलो एल्केन के अंदर जो एल्केन का कार्बन है उसके चारों तरफ जितने भी ग्रुप्स लगे हुए हैं, क्या वो सारे ग्रुप एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं या अपोजिट कर रहे हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है या अलग रहता है, तो वो ध्यान रखना है। तो देखो SN1 में क्या होता है कि जब इंटरमीडिएट बनेगा उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और अगर चेंज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यानी कि इसमें क्या होता है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और करके लिख देना क्योंकि कोई भी बन सकता है, रिटेंशन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जहां पर ये दोनों चीजें बनने की पॉसिबिलिटी होती है उस मिक्सचर को हम बोलते हैं बच्चों रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है, रेसेमिक मिक्सचर। यानी कि इसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, रेसेमिक मिक्सचर की। SN1 में क्या, SN2 के अंदर क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास बन के आएगा उसमें हमेशा क्या होगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अभी ये चीज मैं समझाऊंगी भी कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे हुआ, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे हुआ। तो मैंने जस्ट थोड़ी कुछ पॉइंट्स लेके मैंने डिफरेंस बताया है। अगर इंडिविजुअली भी आ जाता है तो इंडिविजुअली आप इन पॉइंट्स को लिख दो, ओनली इन पॉइंट्स को लिख दो SN1 के अंदर, और अगर SN2 आ जाता है तो ओनली इन पॉइंट्स को लिख दो। इन पॉइंट्स के बेस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या करती हूँ मैं, आपको इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट, इन्वर्जन, रिटेंशन, कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। देन उसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन देखो फिर क्या होता है आगे। देखो बच्चों, SN1 जो होती है ना उसके अंदर हमने अभी पढ़ा किसकी फॉर्मेशन होती है, इंटरमीडिएट की, और ये कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप के अंदर होती है। तो पहले मैं SN1 एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन SN2 एक्सप्लेन करूंगी। तो देखो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, ये देखो आप, सपोज मैंने क्या लिया, कोई एल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है। मैंने ले लिया सपोज यहाँ पर टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया या फिर क्लोराइड ले लिया,
यानी कि 3 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल। अच्छा, CH3 की जगह हम Me भी लिख सकते हैं। Me का मतलब मिथाइल से है यहाँ पर, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना अगर मैं कभी लिख भी दूँ तो। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले जो कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड है वो क्या होता है, ब्रेक। और आपको सभी को पता है कि जब कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके लिए क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यानी कि इसको आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब एनर्जी दोगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। तो ये तो है नहीं आपने एनर्जी दी और जल्दी से बॉन्ड टूट गया, ठीक है। उसको हीट होने में टाइम लगता है ना। जैसे आप किसी भी बर्तन के अंदर या पोट के अंदर क्या लेते हो, वाटर लेते हो और उसके नीचे आप क्या आग जला देते हो। जैसे कि आपने गैस पे रख दिया, ठीक है, ऑन कर दिया गैस, तो क्या होता है, क्या शुरू में पानी में से वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं, वाटर में से नहीं ना, तो वो बॉईल होता है पहले। तो ऐसे इसमें क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, देन उसके बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये प्रोसेस क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है या स्लो स्टेप होता है। और हमेशा याद रखना, जो भी स्लो स्टेप होगा वो हमेशा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मतलब पूरी की पूरी रिएक्शन की जो रेट है वो हमेशा स्लो वाले पर ही डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास था क्या, एक ही तो रिएक्टेंट है, कौन सा, एल्काइल हैलाइड, या हम इसको हेलोएल्कीन बोल सकते हैं। इसीलिए SN1 में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किस पर डिपेंड करती है, कंसेंट्रेशन ऑफ द हेलोएल्कीन, ना कि न्यूक्लियोफाइल पे, ठीक है। अभी क्लियर हो गया होगा आई थिंक। क्या होता है कि ब्रोमीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहाँ से भाग जाएगा। तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप एज इट इज रहेंगे, ठीक है। और Br नेगेटिव क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया है, हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या आएगा, स्टेप सेकेंड में हम ये देखेंगे कि जो कार्बोकेटायन बन गया है उस पे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल बहुत जल्दी अटैक करेगा, ठीक है। सपोज मैंने न्यूक्लियोफाइल ले लिया OH नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज, यहाँ पर क्या है, माइनस। आपको पता है अट्रैक्शन होगा, ये जल्दी से इस पर अटैक करेगा। ये स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा। और फास्ट कभी भी रेट डिटरमाइनिंग नहीं होता है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन के साथ में कौन लग गया, OH, और CH3 एज इट इज जुड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या बना है, एक कार्बोकेटायन बना है। इसी को आप क्या बोलोगे, इंटरमीडिएट बोलोगे, क्योंकि क्या होता है, इसी की फॉर्मेशन के बाद ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। आप सपोज ये करो कि ये है लड़की के फैमिली वाले, ठीक है, और ये क्या है, लड़के के फैमिली वाले। ये नहीं, ये मान के चलो आप, ये क्या है, लड़के के फैमिली वाले, और ये क्या है, लड़की के फैमिली वाले। तो जब रिश्ता होता है तो क्या होता है, कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जो कि लड़की वालों को भी जानता है और लड़के वालों को भी जानता है ना। और दोनों से वो बातचीत करके और क्या कराता है, उनकी मैरिज फिक्स कराता है। तो वो किसकी तरह काम करता है, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बिचौलिया बोलते हो ना, बिचौला, दैट मीन्स वो मीडिएटर होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है, इंटरमीडिएट बनता है ये। इसी की वजह से OH नेगेटिव आयन आकर अटैक करेगा और हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया इंटरमीडिएट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरमीडिएट क्या है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन भी इंटरमीडिएट होता है, कार्बोएनाइन भी इंटरमीडिएट होता है, फ्री रेडिकल भी इंटरमीडिएट होता है, जो कि आप 11th में पढ़ चुके हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में एक कंसेप्ट और आता है, वो क्या, कि जो ब्रोमीन था यानी कि जो हैलोजन था वो हमारे फ्रंट साइड में लगा हुआ। हम ये कहेंगे कि इस वाले पूरे मॉलिक्यूल में ये फ्रंट साइड है, राइट हैंड साइड है, दैट मीन्स फ्रंट साइड है, और ये इसका बैक है। तो जहां से Br गया
वहीं पर ही कौन आके जुड़ा है, OH आके जुड़ा है। तो इसको क्या बोलोगे, एज इट इज आके जुड़ रहा है ना, जिस जगह पर हेलोजन था उसी जगह पर कोई नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज आकर जुड़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, एज इट इज कन्फिग्रेशन आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। ठीक है, बट यहाँ पर हमने कौन सा एल्काइल हैलाइड लिया है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है। ठीक है, अगर इसमें रोटेशन हो जाए, ये कार्बोकेटाइन है, अगर इसमें थोड़ा सा रोटेशन हो जाए तो क्या हो सकता है, OH नेगेटिव पीछे भी आकर जुड़ सकता है, मतलब इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन भी हो सकता है। तो हम ये कह नहीं सकते पर्टिकुलर कि इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन नहीं हो रहा है, इसमें रिटेंशन ही हो रहा है, तो इन्वर्जन भी हो सकता है। ठीक है, आगे ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। तो आई होप सभी को ये भी समझ आ गया होगा इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया है SN1। अब देखो SN2 का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो SN2 जो है वो हमेशा 1 स्टेप प्रोसेस होती है, और इसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, ट्रांजिशन स्टेट की। अब ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है पहले वो देख लो। हमारे पास क्या है, एल्काइल हैलाइड, सपोज मैंने लिया CH3Br, ठीक है, 1 डिग्री लिया है मैंने। अब इसमें हमें क्या करना है, कोई न्यूक्लियोफाइल डालना है। तो क्या होता है, सबसे पहले देखो यहाँ पर ये कार्बन है और यहाँ पर ब्रोमीन है, और सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, कितने 3 है। ठीक है, तो ये मान के चलो ब्रोमीन और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एक ही प्लेन के अंदर है, तो इनका बॉन्ड आपको सेम दिखेगा। एक आपके पास क्या है, मैं सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और एक मैं डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये अबोव द प्लेन है और ये कहाँ है, बिलो द प्लेन है। ठीक है, अब क्या हुआ, यानी कि आपको जब आप देखोगे ना तो आपको ये 3 तो दिखेंगे, लेकिन ये नहीं दिखेगा, ये जस्ट ब्रोमीन के पीछे है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बिलो द प्लेन। अब क्या होता है, इस केस में ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है कि जो नेगेटिव आयन है ना वो पहले इस कार्बन पर अटैक कर जाएगा। ब्रोमीन वाला मतलब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता पहले। ठीक है, ये क्या करेगा, ये तो अटैक करने की कोशिश करेगा और ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने की कोशिश करेगा। तो इस कोशिश में क्या होता है, हमें इस टाइप से देखने को मिलता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ है, और क्या होता है कि ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटने वाला है और OH ग्रुप का जो बॉन्ड है वो बनने वाला है। यानी कि क्या होता है, ये डैश लाइन, ये मत सोचना कि ये बिलो द प्लेन वाली है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लो ताकि कंफ्यूज ना हो, ऐसे लिख लो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। क्या है इसमें, यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो रही है, बॉन्ड की, और यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है। मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल या एक ऐसे स्टेट जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग दोनों प्रोसेस आपको देखने को मिलती है, उसको आप क्या बोलते हो, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हो। और इस केस में क्या होता है बेटा, जो एनर्जी होती है ना वो बहुत ज्यादा हाई होती है, और हाई एनर्जी होने की वजह से क्या करेगा, ये फास्टली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसमें बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और आपके पास में प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, कार्बन के साथ में यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या कौन आ गया, बिलो द प्लेन वाला हाइड्रोजन, और यहाँ पे OH आ गया है और यहाँ पे कौन आ गया है, ऐसे मान के चलो चाहे। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, फ्रंट साइड पे तो कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन, लेकिन जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल था वो कहाँ आया, बैक साइड से, यानी कि बैक साइड अटैकिंग हुई है। तो इसीलिए इसमें क्या हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, चेंज हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रही हूँ, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, दोनों एक्सप्लेन कर दिए।
तो इसमें क्या होता है कि वन स्टेप प्रोसेस है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड अटैक करता है, जिसकी वजह से बॉन्ड की मेकिंग एंड बॉन्ड की ब्रेकिंग जो है वो हमें एक साथ देखने को मिलती है, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और इसकी एनर्जी हाई होती है और ये फास्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जहां पर OH जो है वो बैक साइड जुड़ जाता है, जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। जो रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन था वो प्रोडक्ट के कॉन्फ़िगरेशन से मैच नहीं करता है, तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये हो गया है SN2। अब आपने एक चीज देखी होगी, मैंने जब एग्जाम्पल लिया तो मैंने यहाँ पर तो 1 डिग्री लिया है हैलाइड, है ना, और SN1 के अंदर मैंने क्या लिया था, 3 डिग्री लिया था। उसका रीजन क्या है, तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव रिएक्टिविटी देखेंगे इनकी हैलाइड्स की, 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की, टुवर्ड्स SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसमें तो लिया है 1 डिग्री और SN1 के अंदर मैंने 3 डिग्री लिया था, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑर्डर देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मिथाइल फ्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है एंड मिथाइल आयोडाइड है, अगर आपसे ये पूछते हैं कि इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर देना है, ठीक है, तो इनमें हम क्या देखेंगे, इनमें हम देखेंगे कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है ना, उनकी पोलैरिटी देखेंगे। ठीक है, पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये पोलैरिटी का मतलब क्या है, यानी कि जो हैलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन के कंपेयर में, इतना हमें पता है। तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से हैलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से इनका जो नेचर है वो कैसा हो जाता है, पोलर। उसी को आप क्या बोलोगे, पोलैरिटी। क्लियर। अब देखो यहाँ पर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। आप सभी को पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब ऑर्डर क्या आना चाहिए, फर्स्ट नंबर पे रिएक्टिविटी इसकी आनी चाहिए, फिर डिक्रीज हो जाएगी, देन उससे कम, फिर सबसे कम इसकी, यही कहोगे। लेकिन क्या होता है कि आपके पास में जो फ्लोरीन है ना, इसका एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, एक तो एक्स्ट्रा लार्ज बोलते हैं ना, इसका क्या होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा छोटा होने की वजह से इसकी जो वैलेंस शेल है ना वो छोटी हो गई है, और उसमें ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो इस केस में जो पोलैरिटी है वो डिक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो हम ये कहेंगे कि रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इसकी होती है, देन सेकंड नंबर पे आप इसकी बताओगे, थर्ड नंबर पे ब्रोमीन की, फोर्थ नंबर पे आयोडीन की। क्लियर है, तो ये तो इनके लिए था। ठीक है, बट मैंने अभी बोला हमें क्या देखना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देखना हो तो मतलब उसमें हैलोजन तो सेम है, इसमें हैलोजन क्या था, अलग अलग है, बट हैलोजन सेम हो और वहां पर कार्बन जो है वो अलग अलग हो जाए, दैट मीन्स जो अल्फा कार्बन है ना वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार वो देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों हमें रिलेटिव रिएक्टिविटी देखनी है किनकी, हेलो एल्केन्स की, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, आप कर लेना। हेलो एल्केन्स की हम रिलेटिव रिएक्टिविटी देखेंगे टुवर्ड्स SN1 एंड SN2। ठीक है, अब देखो SN1 में हमारे पास क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट बन रहा था ना, क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन। और आप सभी को पता है कि जो कार्बोकेटाइन होता है उसमें जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, और साथ में यहाँ पर मिथाइल
कार्बोकेटायन। मैं ये कार्बोकेटायन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जहां पर स्टेबिलिटी क्या हो रही है, यहाँ डिक्रीज होती जा रही है। जब कोई भी रिएक्शन कर रहा है, रिएक्टेंट है या कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल है, वो स्टेबिलिटी के लिए ही करता है ना। इसीलिए यहाँ पर इसी ऑर्डर में क्या आ जाएगा, SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि सबसे SN1 के अंदर जो 3 डिग्री कौन है, हेलो एल्केन्स हैं, वो क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल हैलाइड, ठीक है। अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप कोई भी एक ले लो, हैलोजन। समझ आ गया ये। इसीलिए मैंने SN1 में जो एग्जांपल लिया था वो 3 डिग्री का लिया था। अब नेक्स्ट, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दे दिया कि आपके पास है एक तो CH3Cl, ठीक है, एक आपके पास है CH3CH2Cl, एक आपके पास है CH3CH और यहाँ CH3 देन Cl, और एक है आपके पास 3 साइड मिथाइल ग्रुप है, मैं Me लिख रही हूँ, ठीक है, और यहाँ है Cl। तो आपको पता है क्लोरीन मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन कितने नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा है वो डिनोट करता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास है मिथाइल फ्लोराइड। अब यहाँ पर देखो एक कार्बन बढ़ गया, अल्फा से एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री और यहाँ पर 3 डिग्री। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है आपके पास ये वाला आएगा, ठीक है। 3 डिग्री ज्यादा है ना, देख लो ये ज्यादा ही तो है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखो, इसमें सिर्फ कार्बोकेटायन बन रहा है इंटरमीडिएट, उसी के बेस पे आपको बताना है। SN2 में बच्चों क्या हो रहा था, क्या बन रहा था, ट्रांजिशन स्टेट। उसमें क्या हो रहा था कि जो OH नेगेटिव आयन था, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल था, वो क्या कर रहा था, बैक साइड अटैक कर रहा था ना, बैक साइड अटैकिंग करता है। बैक साइड अटैक करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। तो अब बैक साइड ये इजीली अटैक कब करेगा, जब क्या हो, अल्फा कार्बन से कोई अदर कार्बन ना जुड़ा हुआ हो। अगर अदर कार्बन हुए, जैसे कि ये है, यहाँ पर और कार्बन हो गए, इसमें और भी ज्यादा कार्बन हो गए, इसमें और भी ज्यादा कार्बन हो गए, तो क्या OH नेगेटिव बैक साइड से इजीली अटैक कर पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि देखो इस मिथाइल का इलेक्ट्रॉन प्राउड है, इसका भी इलेक्ट्रॉन प्राउड है, इसका भी इलेक्ट्रॉन प्राउड है, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और इनका इलेक्ट्रॉन प्राउड जो है वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अटैकिंग नहीं हो पाएगी। तो वो इलेक्ट्रॉन क्राउड क्या करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस करते हैं, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं करने देते हैं। इसीलिए हमेशा जो मिथाइल क्लोराइड होगा या ब्रोमाइड, मैंने पहले ही बोला, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 1 डिग्री हेलोएल्केन, 2 डिग्री हेलोएल्केन एंड 3 डिग्री हेलोएल्केन। इट्स जस्ट अपोजिट टू द SN1, ठीक है। इसमें 3 डिग्री है ज्यादा, इसमें क्या है, मिथाइल है, या फिर 1 डिग्री है। क्लियर ये चीज, क्योंकि यहाँ पर OH नेगेटिव आयन क्या कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, तभी वो इजीली अटैक कर पाएगा। अगर नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे अल्फा कार्बन पे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होने लग जाता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो बच्चों ये जो रिएक्टिविटी थी वो कंप्लीट हो गई है। अब देखो मैंने इससे पहले क्या बताया कि SN1 और SN2 में क्या होता है, कन्फिगरेशन सेम भी आ सकता है और चेंज भी, ठीक है। तो SN2 में हमने बोला था क्या हो रहा था, इन्वर्जन हो रहा था। SN1 में क्या हो रहा था, रेसेमिक मिक्सचर बन के आ रहा था, मतलब रिटेंशन भी और हो सकता है और इन्वर्जन भी हो सकता है। तो इस कंप्लीट की स्टडी केमिस्ट्री की एक ब्रांच के अंदर की जाती है जिसको स्टीरियो केमिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री ना बच्चों को काफी टफ लगती है, लेकिन इतनी टफ होती नहीं है, बहुत इजी है। बस छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको समझना होता है और उनको कैच करके साथ में लेके चलना होता है, ठीक है। तो मैं स्टीरियो केमिस्ट्री के आज कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ इस वीडियो के अंदर, देन जो कुछ पॉइंट्स बचेंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे,
ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। देखो बच्चों, स्टीरियो केमिस्ट्री जो है इसके अंदर हमें कंप्लीट स्टडी करनी होती है कि जो प्रोडक्ट बनाना उसमें रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, और जो सब्सटेंस है उनमें क्या क्या चेंजमेंट आ रहा है, वो सारी चीजें देखनी होती है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले है वो मैं आपको पॉइंट बताने वाली हूँ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी जो सोर्स होता है वो लाइट को क्या करता रहता है, एमिट करता रहता है। ठीक है, अगर उस सोर्स को हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो क्या होता है, वहां से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेडिएशन से जनरेट होती है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों रेडिएशन एक साथ प्रोपेगेट हो रही है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्रोपेगेट हो रही है, जो आपने 11th में पढ़ी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वही चीज है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो रेडिएशन सोर्स से इमिट हो रही है उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, मतलब जो रेडिएशन होती है वो बहुत सारे वेवलेंथ की होती है, अलग अलग वेवलेंथ की होती है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, स्टडी करनी है कि कौन से सब्सटेंस में क्या चेंजमेंट हो रहा है, क्या रेडिएशन चेंज हो रही है, वो सब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी वेव लेनी है जिसकी वेव लेंथ एक ही हो, ओनली वन वेवलेंथ हो। उस लाइट को आप क्या बोलते हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्योंकि हमें स्टडी करनी है। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कोई भी जो मॉलिक्यूल या हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है उसमें क्या चेंजमेंट हुए हैं, कैसे हुए हैं, वो सब स्टडी करने के लिए। तो मोनोक्रोमेटिक जो लाइट होती है, विच वन हैव ओनली वन वेव लेंथ। ठीक है, मैंने बोल दिया पहले, विच वन हैव ओनली वन वेव लेंथ। जैसे कि सोडियम लैंप होता है, जब वो बर्न होता है, ठीक है, तो वो प्रोड्यूस जब करेगा ओनली येलो लाइट प्रोड्यूस करता है। आपने विबग्योर पढ़ा हुआ है, विबग्योर में वॉयलेट जो है, इंडिगो जो है, ठीक है, ब्लू जो है, उन सब की पर्टिकुलर एक वेवलेंथ होती है। तो मैंने बोला सोडियम लैंप क्या कर रहा है, येलो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो येलो लाइट मतलब एक ही वेवलेंथ है, तो आप वहां पर ले सकते हो। तो उस लाइट को आप क्या बोल सकते हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट बोल सकते हो। ठीक है, अब क्या है, आपने वो लाइट ले ली, सपोज ये सोर्स है और ये सोडियम लैंप है, ठीक है, ये येलो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये लाइट जो है वो किसी भी डायरेक्शन में क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है या प्रोपगेट हो रही है। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, इस लाइट को प्रिज्म में से पास आउट करें, ये हमारे पास है प्रिज्म, प्रिज्म में से पास आउट करते हैं तो क्या होता है, जो ये लाइट है ना इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, तो ये हम कह रहे हैं वाइब्रेट क्या हो रही है, ऑल डायरेक्शंस में। अगर हम प्रिज्म में से पास आउट करते हैं तो जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाती है, वाइब्रेट करने लगती है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, when monochromatic light passed through a prism, light will be vibrate, या फिर हम कहें रेडिएशन या वेव वाइब्रेट in one direction is called plane polarized light। तो ये जो लाइट हमारे पास आई, ये वाली लाइट क्या होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब यहाँ पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने हैं आपको, मैं थोड़ा ही करवा रही हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करवाऊंगी तो स्टीरियो आपको समझ में आने लग जाएगी। इतना समझ आ गया कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी एक ही वेवलेंथ है, उसको जब हम प्रिज्म में से पास आउट करते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में क्या होती है, वाइब्रेट होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब क्या किया हमने, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमने पास किया किसी सॉल्यूशन में से, सपोज करो ये क्या है, कोई सॉल्यूशन है, तो
इस सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंस है सॉरी, इस सॉल्यूशन में जितने भी सब्सटेंस है, एक टाइप के मान के चलो या दो टाइप के मान के चलो, तो वो क्या करते हैं, इस ये जो आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जो कि एक ही क्या है डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, अगर इसकी रोटेशन चेंज कर दे, ठीक है, जैसे कि लाइट इसमें से पास आउट हुई, अगर सपोज ये तो इसकी क्या थी प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये है, बट इसको क्या कर दे एक डायरेक्शन, एक किसी एंगल पे क्या कर दे रोटेट कर दे, सपोज ये क्या है अल्फा एंगल है, तो वो राइट साइड भी कर सकती है रोटेट और लेफ्ट साइड ऐसे भी कर सकती है, ठीक है, ये प्रोपगेशन की डायरेक्शन थी, और ऐसे राइट हैंड साइड भी क्या कर सकते हैं रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो सब्सटेंसेस क्या करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक स्मॉल एंगल से क्या कर देते हैं रोटेट कर देते हैं, उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। मैंने एक वर्ड दिया क्या, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। तो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस which rotate the plane polarized light is called optical active substance, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी होगी उन सब्सटेंस की रोटेशन करने की, उस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलोगे ऑप्टिकल एक्टिविटी या एक्टिव, ठीक है, समझ आ गया। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस या ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, वो सिंपल सा प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को क्या करना रोटेट करना, ठीक है। तो ये हो गए हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये राइट साइड रोटेट हो रहा है लेफ्ट साइड रोटेट हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जाता है जिसको बोला जाता है बच्चों पोलैरीमीटर, ठीक है। पोलैरीमीटर क्या होता है, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द रोटेशन एंगल, ठीक है, रोटेशन एंगल को क्या करता है मेजर करता है, तो वो बता सकता है इजीली कि लेफ्ट साइड हो रहा है राइट साइड हो रहा है, ठीक है। अब जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है जो रोटेशन कर रहे हैं, अगर क्या करें राइट साइड रोटेशन हो रहा है, इधर आपको फोकस करना है, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये वाले सब्सटेंस का क्या कर देते हैं राइट साइड रोटेट करते हैं, राइट साइड का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उन सब्सटेंस को क्या बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, ठीक है, रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच rotate the polarized light in right side, ठीक है, in clockwise direction are called dextrorotatory substance। और उन सब्सटेंस के लिए हम सिंबल यूज में लेंगे प्लस, ठीक है। अगर ये वाले सब्सटेंस इस लाइट की डायरेक्शन को चेंज करे रोटेट करे, कहाँ लेफ्ट साइड, यहाँ तो क्या हो रही थी राइट साइड, और अगर यहाँ कहाँ करे लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन थी और ऐसे घुमा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होगी ना, क्योंकि क्लॉक हमारी ऐसे रोटेट, क्लॉक में जो सुई होती है आपकी सेकंड्स वाली है या फिर आपकी आवर्स वाली है मिनट वाली है, वो ऐसे रोटेट करती है ना, तो क्लॉकवाइज बोला जाता है उसको, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। लेफ्ट साइड जो सब्सटेंस रोटेट करेंगे उन सब्सटेंस को बोला जाता है लेवो रोटेटरी सब्सटेंस, ठीक है। और इनके लिए बच्चों माइनस साइन यूज में लिया जाता है, क्लियर है। स्टीरियो के अंदर मैंने 2 ही पॉइंट बताए हैं, ज्यादा नहीं, 2 नहीं 3 तो हो ही गए हैं, ठीक है। एक तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, इसमें मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट बताया विच वन हैव ओनली वन वेवलेंथ, ठीक है। अब इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है वो एक्सप्लेन किया, एंड इस लाइट को अगर हम किसी सॉल्यूशन में पास आउट करते हैं तो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की रोटेशन चेंज हो जाए, ठीक है, या रोटेट हो जाए,
रोटेट हो गया तो उसको आप क्या बोलोगे, उस सब्सटेंस को ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस और उस प्रॉपर्टी को ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, और अगर राइट साइड रोटेशन हो रहा है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस होते हैं, और अगर इस लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट कर रहे हैं तो वो लेवो रोटेटरी सब्सटेंस होते हैं, उनके लिए माइनस साइन, इनके लिए प्लस साइन। और ये सब हम किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से देख पाते हैं, तो वो होता है पोलैरीमीटर। ठीक है, क्लियर है? बस इतने से पॉइंट मैंने स्टीरियो के अंदर बताए हैं, बाकी की नेक्स्ट जो टॉपिक्स है स्टीरियो के वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।